समय समय पर राष्ट्रीय मांग को जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाया जाता है जिससे उसे ठंडे बस्ते में डाला जा सके। संस्था पर हमला। सदन द्वारा पारित दृढ़ संस्थापकों को तथाकथित भारतीय संसद संसद के तल पर पैरों के तले मसल दिया गया। दमनकारी और मनमाने उपायों के निरसन के संबंध में बने प्रस्ताव से निशिष्ट अपमानजनक व्यवहार किया गया है और सरकार के उपायों और प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनमने प्रस्ताव। असेंबली बम मामले में भगत सिंह और बीके दत्त का साझा बयान। अपने प्रस्ताव को मात्र कलम के एक हस्ताक्षर से बहाल कर दिया गया। संक्षेप में, अपने सभी वैभव और भव्यता के बावजूद भारत के लाखों लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से संगठित इस संस्था के अस्तित्व के लिए हम एक भी जगह को खोजने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और अब ये केवल एक खोखला प्रदर्शन है तथा एक शरारत के तौर पर दर्शाया गया है। इसी तरह क्या हम उन सार्वजनिक नेताओं की मानसिकता को समझने में भी विफल रहे हैं जो सरकार के इस तरह के मंच प्रबंधित प्रदर्शन पर लोगों का समय और पैसा खर्च करने में मदद करते हैं ताकि भारतीयों की असहाय अधीनता को दर्शाया जा सके। श्रम के लिए कोई आशा नहीं। हम मजदूर आंदोलन के नेताओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी के साथ साथ इन सभी मामलों पर विचार कर रहे हैं। जब व्यापार विवाद विधेयक का परिचय हमें इसकी प्रगति देखने के लिए सभा में लाया गया तो अब बहस के दौरान केवल इस दृढ़ विश्वास की पुष्टि हुई कि भारत के लाखों मजदूरों को एक ही ऐसी संस्था से उम्मीद नहीं है जो शोषकों के अत्याचार और शोषकों के अत्याचार और असहाय मजदूरों की दास्तां के स्मारक के रूप में खड़ी हो। अंत में उनके द्वारा आम जनता का अपमान, जिसे हम अमानवीय और बर्बरतापूर्वक तरीका मानते हैं, उसे पूरे देश के प्रतिनिधियों के सिर पर फेंका गया और भूखे तथा संघर्ष कर रहे लाखों लोगों को उनके मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया और वो भी केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जिन्होंने भी हमारी तरह इन दबे कुचले मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, वे शायद इस तमाशे को एक मौन गंभीरता के साथ देख रहे हैं। ऐसा कोई नहीं था जिनका दिल उनके लिए नहीं पसीचा, जिन्होंने आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए मौन रहकर अपना जीवन दिया हो। वे चाहते तो इस दर्द को कम कर सकते थे, परंतु उन्होंने हमारे लिए हमारे दिलों पर निर्मम प्रहार किया है। बम आवश्यक थे। नतीजतन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके स्वर्गीय श्री S.R. दास के शब्दों को याद करते हुए, जो उन्होंने अपने बेटे को संबोधित करते हुए अपने एक प्रसिद्ध पत्र में इस आशय के साथ लिखे थे कि इंग्लैंड को उसके सपनों से जगाने के लिए बम आवश्यक था।
हमने उन लोगों की ओर से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बम को असेंबली चैम्बर के फर्श पर फेंका था, जिनके पास अपनी दिल दहला देने वाली पीड़ा को अभिव्यक्त करने का कोई और साधन नहीं था। हमारा एकमात्र उद्देश्य था बधिरों को सुनाना और बेपरवाहों को समय पर चेतावनी देना। अन्य लोगों ने इसे उतनी ही गंभीरता से महसूस किया जितना हमने किया था, और ये दर्शाता था कि हम भारतीय मानवता के समृद्ध में प्रतीत होने वाली शक्ति के भीतर एक बड़ा तूफान आने वाला था। हमने केवल उन खतरों की चेतावनी देने के लिए खतरे का संकेत उन लोगों के लिए प्रदर्शित किया है जो गंभीर खतरों को नज़रअंदाज कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने केवल यूटोपियन काल्पनिक अहिंसा के एक युग के अंत को चिन्हित किया है, जिसकी निरर्थकता के प्रति उभरती नई पीढ़ी को कोई संदेह नहीं है। आदर्श समझाया गया। हमने पिछले अनुच्छेद में यूटोपियन काल्पनिक अहिंसा की अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। आगे के अनुच्छेद में इसे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ताकत जब आक्रामक रूप से लगाई जाती है और अच्छे से पढ़ते हैं। ताकत जब आक्रामक रूप से लगाई जाती है तो वो हिंसा होती है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है। लेकिन जब इसका उपयोग किसी बौद्ध कारण के लिए किया जाता है तो इसके साथ नैतिक भावना जुड़ जाती है। यूटोपियन काल्पनिक युग में हर तरह से ताकत का नाश हो जाता है और देश में पनप रहे नए आंदोलन और उस भेर में हमने एक चेतावनी दी है जो उस आदर्श से प्रेरित है जिसने गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी कमाल पाशा और रेजा खान वाशिंगटन और गॉरिबोल्डी लाफायेट और लेनिन का मार्गदर्शन किया था। जैसे कि विदेशी सरकार और भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन के अस्तित्व को लेकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, ऐसे में हमने इसे चेतावनी के रूप में देखा जहां वो अनसुना नहीं किया जा सकता था। हमने अभी तक चर्चा में उठ रहे सवालों के पीछे के मकसद पर काम किया है और अब हमें अपने इरादे की गंभीरता को परिभाषित करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं। हम विधानसभा में उन लोगों से जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या दुर्भावना नहीं रखते हैं। इसके विपरीत हम दोहराते हैं कि हम मानव जीवन को शब्दों से परे पवित्र मानते हैं तथा जल्द ही किसी और को घायल करने की बजाय मानवता की सेवा में अपना जीवन लगा देंगे। साम्राज्यवादी सेनाओं के भाड़े के सैनिकों के विपरीत, जिन्हें बिना किसी पछतावे के मारने के लिए तैयार किया जाता है, हम मानवता का सम्मान करते हैं और इसमें जहाँ तक संभव हो हम मानव जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं। और फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर बमों को असेंबली चैम्बर में फेंका है। हालांकि तथ्य खुद सच बयां कर रहे हैं, लेकिन हमारे इरादे को यूटोपियन
परिस्थितियों और अनुमानों में लाए बिना कार्रवाई के परिणाम से आंका जाएगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सरकारी विशेषज्ञ के साक्ष्य के बावजूद असेंबली चैम्बर में जो बम फेंके गए, उससे एक खाली बेंच को मामूली नुकसान हुआ और आधा दर्जन से कम मामलों की फाइलों को कुछ मामूली खरोंच आई थी। जबकि सरकारी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस नतीजे को एक चमत्कार के रूप में माना है, लेकिन हम इस घटना में कुछ भी नहीं बल्कि एक सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले दोनों बम डेस्क और चैम्ब के बेंच के लकड़ी के अवरोधों के भीतर खाली स्थानों में फेंके गए थे। दूसरा, यहाँ तक कि जो विस्फोट के 2 फीट के भीतर थे, उदाहरण के लिए श्री पी राव, श्री शंकर राव और सर जॉर्ज शूस्टर को या तो चोट नहीं लगी या थोड़ी खरोंच आई थी। सरकारी विशेषज्ञ द्वारा बताई गई बम की क्षमता, हालांकि उनका अनुमान काल्पनिक होने के बावजूद अतिशयोक्तिपूर्ण है। पोटेशियम क्लोरेट और संवेदनशील विस्फोटक पाइक्रेट के प्रभावी चार्ज से भरी हुई बताई गई है, जो अवरोधों को तोड़ सकती है, जिन्हें विस्फोट के कुछ गज की दूरी पर काफ़ी नीचे रखा गया था। फिर से अगर बम विनाशकारी क्षरों या डार्टर्स के चार्ज के साथ कुछ अन्य उच्च विस्फोट के साथ लोड किए गए होते, तो वे सभा के अधिकांश सदस्यों को मार सकते थे। फिर भी हम चाहते तो उन्हें आधिकारिक बक्से पर फेंक सकते थे, जहां कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति बैठे थे, और अंत में हम सर जॉन साइमन को निशाना बना सकते थे, जिनके अभागे आयोग से सभी जिम्मेदार लोगों को घृणा थी और जो उस समय अध्यक्ष की गैलरी में बैठे थे। हालांकि ये सभी चीज़ें हमारे इरादे से परे थीं और बमों ने उससे अधिक कोई नुकसान नहीं किया था जिसके लिए वे डिज़ाइन किए गए थे, और चमत्कार सिर्फ जानबूझकर किए गए लक्ष्य से अधिक कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर फेंका गया। अच्छा, उसके बाद हमने जानबूझकर दंड देने की पेशकश कर खुद को गिरफ्तार कराया, और साम्राज्यवादी शोषकों को पता था कि व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को मार नहीं सकते। 2 तुच्छ इकाइयों को कुचलकर एक राष्ट्र को नहीं कुचला जा सकता है। हम ऐतिहासिक सबक पर जोर देना चाहते थे कि लेट्रेस डी कैचेट्स और वास्टिल्स फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल नहीं सके थे। फांसी और साइबेरियन खदानों रूसी क्रांति को नहीं बुझा सकी थी। ब्लडी संडे और ब्लैक और तांस आयरिश स्वतंत्रता के आंदोलन का गला घोटने में विफल रहे। एक मिनट। जान माल की हानि को रोकने में मदद कर सकती है। हमने इस चेतावनी को प्रदान करने के लिए खुद को चुना और अपना कर्तव्य पूरा किया।
कहाँ से पढ़ा था मैं भूल गया। झूठे या खोजे गए, हाँ यहाँ से शायद। बल्डी, संडे और ब्लैक और तांस आयरिस, हाँ ये तो पढ़ा था। लपेटों में बुझा सकते हैं। झूठे या खोजे गए षड्यंत्र के मामले और सभी युवा पुरुषों का झुकाव जो एक महान आदर्श की दृष्टि को संजेते हैं संजोते हैं। क्रांति की प्रगति की जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय पर चेतावनी अगर अनदेखी की जाए तो जान माल की हानि को रोकने में मदद कर सकती है। हमने इस चेतावनी को प्रदान करने के लिए खुद को चुना और अपना कर्तव्य पूरा किया। क्रांति में जरूरी नहीं कि व्यंग्यात्मक संघर्ष शामिल हो और ना ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिरोध के लिए कोई जगह होती है। ये बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि चीज़ों का वर्तमान क्रम जो अन्याय पर आधारित है उसको बदलना होगा। उत्पादक या मजदूर समाज के सबसे आदर्श आवश्यक तत्व होने के बावजूद उनके श्रम का फल न देकर शोषक द्वारा लूटे जाते हैं और उन्हें उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। किसान जो सभी के लिए धान उगाता है वो अपने परिवार के साथ भूखा रहता है। जो बुनकर विश्व बाजार में कपड़ों की आपूर्ति करता है, उसके पास अपने और अपने बच्चों के शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं होते। मिस्त्री, लोहार और बढ़ई जो शानदार महलों का निर्माण करते हैं खुद मलिन बस्तियों में खनाबंदेसियों की तरह रहते हैं। पूंजीपति और शोषक समाज के परजीवी हैं जिनके रंग पर लाखों लोग मरते हैं। ये भयानक असामान्यताएं और अवसरों की असमानताएं अराजकता की ओर ले जाने के मुख्य कारण हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती है और ये स्पष्ट है कि मौज मस्ती में डूबे समाज का वर्तमान क्रम ज्वालामुखी के कगार पर है। इस सभ्यता का संपूर्ण भाग यदि समय रहते नहीं बचाया गया तो ये उखड़ जाएगी। इसलिए आमूलचूल एक आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है और ये उन लोगों का कर्तव्य है जो समाज को समाजवादी आधार पर पुनर्गठित करने पर विश्वास रखते हैं। जब तक ये काम नहीं किया जाता है और मनुष्य द्वारा मनुष्य तथा राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों को शोषण को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक पीड़ित और नरसंहार जिनसे मानवता को खतरा है उन्हें बचाया नहीं जा सकता। युद्ध को समाप्त करने और सार्वभौमिक शांति के युग की शुरुआत करने की सभी बातें अविवादित पाखंड से अधिक कुछ नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य समाज के एक ऐसे क्रम की स्थापना से है जिसे इस तरह के टूटने का खतरा नहीं होगा और जिसमें सर्वहारा वर्ग की संप्रभुता को मान्यता दी जाएगी तथा विश्व महासंघ को चाहिए कि वो मानवता को पूंजीवाद के बंधन और शाही युद्ध के कष्ट से छुटकारा दिलाए। यही हमारा आदर्श है और इस विचारधारा को एक प्रेरणा के तौर पर लेकर हमने एक उचित और बुलंद चेतावनी जारी कर दी है। फिर भी यदि इसे अनसुना किया जाता है और यदि सरकार की वर्तमान प्रणाली इन उभर रही प्राकृतिक शक्तियों की राह में बाधा बनी रहती है
तो फिर एक गंभीर संघर्ष जन्म लेगा, जिसमें सभी बाधाओं को उखाड़ फेंकने की ताकत होगी और एक सर्वहार सर्वहारा नता तानाशाह के शासन की उत्पत्ति होगी, जिससे क्रांति के आदर्श की संपूर्णता का मार्ग खुल जाएगा। क्रांति मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्रांति मानव जीवन का एक अभिन्न अंग और अधिकार है। स्वतंत्रता संपूर्ण मानव जाति का एक शाश्वत जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक समाज के वास्तविक निर्वाहक होते हैं। संप्रभुता ही मजदूरों का अंतिम भाग्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हम किसी भी दुख का स्वागत करेंगे जिसकी हम निंदा कर सकते हैं। इस क्रांति की वेदी पर हम अपने युवाओं को सुगंध के रूप में लाए हैं, क्योंकि कोई भी बलिदान इतने शानदार कारण से अधिक महान नहीं है। हम संतुष्ट हैं। हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रांति अमर रहे। ओके, कितना मिनट हो गया प्रो? कहाँ दिख रहा है? 21 मिनट। ओके, भूख हड़तालियों की मांगे। भगत सिंह और वी.के. दत्त को दिल्ली विधानसभा बम कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद उन्हें क्रमशः मियावाई और लाहौर जेलों में स्थानांतरित किया गया। जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद भगत सिंह को मियावाली से लाहौर केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। दत्त वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने अपनी मांगों को बयां करते हुए भारत सरकार के गृह सदस्य को ये पत्र संयुक्त रूप से लिखा। सेंट्रल जेल लाहौर। हमें भगत सिंह और वी.के. दत्त 19 अप्रैल 1929 को दिल्ली में हुए असेंबली बम केस के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जब तक हम दिल्ली जेल में विचाराधीन कैदी थे, हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया गया और क्रमशः मियावाई और लाहौर सेंट्रल जेल के उच्च अधिकारियों को हमने एक निवेदन पत्र लिखा, जिसमें बेहतर आहार और कुछ अन्य सुविधाएं मांगी गई तथा हमने जेल का भोजन लेने से इनकार कर दिया। हमारी मांगें इस प्रकार थीं: हमें राजनीतिक कैदियों के रूप में बेहतर भोजन दिया जाना चाहिए और हमारे आधार का स्तर कम से कम यूरोपियों कैदियों के समान होना चाहिए। ये भोजन की मात्रा को लेकर नहीं है जिसकी हम मांग करते हैं, बल्कि भोजन के स्तर की समानता की बात है। हमें किसी भी तरह के कठोर और अनिच्छुक कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लेखन सामग्री के साथ साथ जिसे हमें उपलब्ध किए जाने को गैर कानूनी करार दिया गया है, सभी पुस्तकें हमें बिना किसी प्रबंधित के लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हर राजनीतिक कैदी को कम से कम एक दैनिक अखबार दिया जाना चाहिए। राजनीतिक कैदियों के पास हर जेल में अपना एक विशेष बोर्ड होना चाहिए, जिसमें यूरोपीय कैदियों की तरह हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और एक जेल में सभी राजनीतिक कैदियों को एक बोर्ड में साथ रखा जाना चाहिए। ओके, टाइम ओवर।